चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। आज तो फिर से बारिश का मौसम है बाहर। बेचारे किसान परेशान हैं क्योंकि खेत बिल्कुल तैयार खड़े हैं। गेहूं की फसल से रबी की फसल पक के तैयार है और बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान। ये तो है ही। इसीलिए तो खेती करने वाला सोचता है कि मेरा बेटा जो है वो सेफ रहे। तभी तुम देखो कई कई एकड़ का मालिक भी अपने बेटे की 25-30 हज़ार की नौकरी में भी खुश रहता है, चाहे वो ग्रुप डी लग जाए, क्योंकि ये पता है कि 25-30 हज़ार महीने के आ जाएंगे। इस फसल का नहीं पता कितना नुकसान कितनों का हुआ। और बहुत सारे बेचारे लोग तो दूसरे का भी तो इस तरह बटाई पर इन पे लेके कि उसके पैसे भी चुकाने और अपनी मेहनत भी करनी है। चलो अब बातचीत बंद कर दिया करो। जब टीचर क्लास में है तो तुम्हारा बोलना बंद हो जाना चाहिए। आज वैसे मैंने करंट अफेयर्स के लिए बोला था, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लाए, मुझे पता है, क्योंकि कल मेरी क्लास नहीं हुई। कल वो 1 घंटे वाली सुबह क्लास भगत सिंह के उसमें शहादत दिवस पे हम लोगों ने बातचीत की। वो भी ज़रूरी पार्ट है। पढ़ाई के अलावा आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जिनमें ये भी आता है। कोई बात नहीं, किताब नहीं लाए, टेंशन ना लो। करंट अफेयर्स फिर अगले हफ्ते शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे नहीं लाएंगे, मुझे पता था। आज हम बातचीत कर लेते हैं एक नए टॉपिक पर, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? 1857 की रिवोल्ट, क्रांति, है ना? वो कंप्लीट हो गया था चैप्टर। मॉडर्न इंडिया में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा जब मैं बोलूँ ना तो बातचीत मत किया करो, तो सामने देखो बोर्ड पर 2 शब्द मैंने लिखे हैं, सामाजिक और धार्मिक। अभी किताब को छोड़ दो, पहले सिर्फ मेरी बातें सुन लो। ये किताब तो तुम घर बैठ के भी पढ़ लेते। यहाँ आने का टारगेट है सीखना। ये किताब ना सेकेंडरी चीज़ है, सबसे पहली प्राइमरी चीज़ है। जब मैं बोलूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं हमेशा हर चीज़ को कोशिश करके कहानी की फॉर्म में सुना देती हूँ ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। फिर उसको जब आप किताब से पढ़ते हो तो आपको लगता है ये चीज़ बहुत आसान है। जैसे पढ़ाई अगर डायरेक्ट किताब से की जाएगी तो बहुत टफ है। तो कहानी सुन के फिर किताब में अपने आप बता दूंगी, वो पेज नंबर निकाल लेना। तुम यहाँ पेज नंबर अंडरलाइन करने या टिक करने नहीं आते, तुम यहाँ सीखने समझने आते हो। वो तो सिर्फ मैं इसलिए टिक मार्क कराती हूँ कि घर जाके क्या पढ़ोगे तो एक चैप्टर अगर लिखा हुआ है तो वो हमें याद हो जाता है, सारी बातें रिकॉल कर सकते हो। इसीलिए मेरा टारगेट ये किताब टिक मार्क कराना नहीं है। मेरा टारगेट है तुम तक अपनी बातों को ईजीएस्ट तरीके तक पहुँचा देना, सबसे आसान तरीके तक, ताकि तुम्हारे दिमाग में बातें बैठ जाएं। तो शांति से बोर्ड पे देखो और समझो। 2 शब्द मैंने लिखे हैं, सामाजिक और धार्मिक। आप सब जानते हैं सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं टाइम टू टाइम। रिफॉर्म्स का मतलब होता है जब आपकी सोसाइटी में थोड़ी सी गड़बड़ियां शुरू हो जाएं तो आपको दोबारा सोसाइटी में चेंजेस लाने पड़ते हैं। उन्हीं को हम अंग्रेजी में रिफॉर्म्स कहते हैं और उसी को हिंदी में कहते हैं सुधार आंदोलन। आप सब जानते हैं ये आज से नहीं हजारों सालों से चलता आया। समाज का एक नियम होता है। समाज मान लो यहाँ से कभी स्टार्ट हुआ, पहले धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, फिर नीचे आएगा। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा ना, ये रूल होता है। फिर ऊपर जाएगी सोसाइटी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर नीचे, ही चलता रहेगा। तो जब सोसाइटी का विकास हो रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें नई नई होती हैं। लेकिन जब सोसाइटी एक पीक पे पहुंच के नीचे की तरफ जाती है तो सोसाइटी में कुछ लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं वो कहते हैं भैया सुधार करना पड़ेगा ताकि हम दोबारा से नीचे से ऊपर की तरफ जा सकें। ऐसे लोगों में बड़े नाम, जैसे आपके देश में, आप ब्लेस्ड कंट्री में रहते हैं, राजा राम मोहन रॉय का नाम आपने सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आपने सुना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, विवेकानंद जी और बहुत सारे लोग। तो ये रिफॉर्मर्स कहलाते हैं जो हमारी चीज़ों को बेहतर बनाते हैं। आम आदमी में ना इतनी समझ नहीं होती। जैसे हम आज का भी सिनेरियो देखें 2023 में, तुम सबका टारगेट 99% का टारगेट इंडिया में होता है कि भैया बस अब अपना पढ़ लिख लिए, अपनी एक नौकरी मिल जाए अदद, उसके बाद अपना शादी ब्याह, अपनी अगली पीढ़ी, और बस हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाएं, फिर वो कामयाब हो जाए, नौकरी लग जाए, फिर वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएं। बस यही चलता आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा समझा कि मैं ही सब कुछ नहीं हूँ, मुझे सोसाइटी के लिए भी काम करना है। जैसे सिर्फ मेरा परिवार ना फले फूले, सोशल चेंजेस आए अच्छाई के लिए। इन जैसों में ही भगत सिंह जैसे लड़के भी थे जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए सोचा भी नहीं था। तो ये रिफॉर्मर्स कहलाते हैं, ये सुधारक कहलाते हैं। तो ऐसे सुधारकों ने बहुत काम किया, जिनमें से कुछ के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, 2 चीज़ों पे काम किया देखना इन सुधारकों ने। एक तो समाज में फैली कुरीतियों पर, और एक धर्म में फैली कुरीतियाँ। आज भी तो ऐसा ही है। आज भी आपके सामने 2023 में कितनी ही बार तुम सुनते हो कि दंगे हो गए। कोई बड़ी बात तो नहीं ना दंगे। दिल्ली तुम्हारी राजधानी में अभी 2 साल पहले दंगे हो गए थे। कितनी नॉर्मल सी बात है। दंगे फसाद तो अपने इंडिया में बहुत कॉमन चीज़ दिखती है हमें। कारण लोग अभी भी धर्म के नाम पे एक दूसरे की जान को हानि पहुंचा देते हैं और दंगों में पता नहीं कितने कितने लोगों को मार डालते हैं। और कितनी ही बार, ये कोई मैं बहुत पुरानी बातें नहीं बता रही, अभी 4-5 साल हुए होंगे, शायद 4-5 साल पूरे भी ना हुए हों, पेंडेमिक से पहले की तुरंत की घटना थी। एक दिल्ली में दंगे हुए थे और ये वेलकम का इलाका, जहांगीरपुरी का इलाका, इस एरिया में मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। हिंदू मुसलमानों के दंगे भड़के। 24 साल का इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम लड़का, किसी का
जिसने पाल पोस के बड़ा किया, मुझे नाम नहीं ध्यान उस लड़के का, सरनेम मुझे याद है शर्मा। वो सीबीआई में बड़ा अधिकारी था। सोचो 24 साल का लड़का सीबीआई में अधिकारी, तो कितना इंटेलिजेंट रहा होगा। और वो लड़का उस बस्ती में गया, बड़ी पोस्ट पर था, स्टार लगे हुए थे। उस लड़के की वहाँ से डेड बॉडी ही निकली, दंगे वो दबवाने के लिए गया था। और पता नहीं 125 या 151 जगह से उसके शरीर को गोद दिया गया था, इससे चाकू से और इस तरह के हथियारों से। आप ये देखो, आज की डेट में भी लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि धर्म के नाम पे उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे। यानी आज भी ज़रूरत है समाज में परिवर्तन की, और धर्म के नाम पर लोग जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इन सबसे ओवरकम करने की। और जितने लोगों ने पहले ये काम किए, उनका भी एक ही बात थी उनकी भी, कि क्या करना पड़ेगा, हमें शिक्षा तक पहुंच बनानी पड़ेगी। इनमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का। राम मोहन रॉय, रॉय और बोस और घोष, ये ज्यादातर सरनेम टैगोर, ये कहाँ मिलते हैं? बंगाल। बंगाल की बेल्ट में ना बहुत अमीर आदमी थे, ये खानदानी अमीर थे। खानदानी का मतलब होता है इनके दादा परदादा का भी नाम था। आप विश्वास नहीं करोगे, टैगोर जो आपको नॉर्मल दिखते हैं ना कि ठीक है भाई ये एक आदमी है, इनके दादा की पिक्चर, दादा की फोटो क्लास 10th की NCERT में छपी और पूरी कहानी है उनकी। तुम सोचो, NCERT देश का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किताब छापने वाला, जिसके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वो टैगोर के दादा की, द्वारिका नाथ टैगोर की कहानी लिखता है कि कैसे उन्होंने बिजनेस जमाया उस जमाने में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। ये पुश्तैनी बहुत बहुत खाते पीते अमीर और इंटेलिजेंट परिवारों के लड़के थे। तो राजा राम मोहन रॉय के दादा ने काम कर रखा, ये द्वारिका जो है ना टैगोर, द्वारिका नाथ ठाकुर कहते थे इनको, इन्होंने काम कर रखा था इनके अंडर। तो तुम सोचो राजा राम मोहन रॉय कितने बड़े रहे होंगे, क्योंकि इनकी सभा में वो नीचे के स्तर पे काम करते थे, जिनको कि हम मानते हैं कि देश में बहुत बड़ा नाम था। तो राजा राम मोहन रॉय की वैल्यू तुम इसी बात से लगा लो कि द्वारका नाथ ठाकुर भी इनके सहयोगी रहे हैं, जिनके की पिक्चर्स कहाँ कहाँ फेमस हैं। राजा राम मोहन रॉय को राजा बाद में कहा गया, पहले राम मोहन रॉय के रूप में जन्मे, और बचपन से पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, इसीलिए दुनिया भर की भाषाएं, आज अगर हम देखें, हम हिंदी इंग्लिश में ही हमारी जान निकली रहती है कि बड़ा भाई बहुत ज़्यादा हमें सीखना पड़ता है। ये उस जमाने में दर्जन भर भाषाएं सीख चुके थे, न जाने कितनी लैंग्वेजेस आती थी। और जो भाषा सीखता है ना, वो क्रिएटिव अपने आप बन जाता है। तो बहुत क्रिएटिव थे राजा राम मोहन रॉय, बचपन से पढ़ाई लिखाई में तेज थे। दुनिया भर का साहित्य इन्होंने उस जमाने में, आज तो अवेलेबल है हर चीज़ ऑनलाइन, आप कहीं से भी कुछ भी किताब खरीद लें। उस जमाने में थोड़ी ना विदेशी इतिहास इतनी आसानी से मिलता होगा। इन्होंने दुनिया भर की किताबें उस जमाने में पढ़ डाली, और सिर्फ पढ़ी नहीं, एक होता है अपने तक सीमित रखना, पढ़ाई को आगे बढ़ाया। इन्होंने सबसे पहले भारत में बड़े लेवल पर न्यूज़पेपर निकालने का काम किया। वैसे तो आपने सुना होगा जेम्स अगस्त हिक्की का अखबार पहला अखबार था, जिसका नाम क्या था? इंडिया का पहला अखबार जो इंडिया में निकला था उसका नाम था बंगाल गजट। और ये ना ऐड करने के लिए था, इसमें एडवर्टीजमेंट्स थे, इसमें खबर वबर ज़्यादा नहीं थी। एक आदमी निकालता था एडवर्टीजमेंट के लिए कि भाई यहाँ ये वाला स्टोर मिलता है, यहाँ ये सामान मिलता है। बाद में इंडिया ने काम किया, इंडिया के लोगों ने, और अगर अपने इंडियन को प्रॉपर कहें, जिसने पूरा इंडियन ने ही काम किया, उसी ने छापा, उसी ने सब काम किए, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आता है जिसका, जो किसने छापा था, उसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद मतलब होता है इंटरैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। संवाद कौमुदी की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। राम मोहन रॉय को लगा कि पढ़ लिख के लोग बदल सकते हैं, और पढ़ाई करने का तरीका होता है न्यूज़पेपर। आज जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं सोशल मीडिया के, तब न्यूज़पेपर पढ़े लिखे लोगों को अपनी बात बताने का एक जरिया हुआ करता था। इसके अलावा इन्होंने ना कुछ बड़ी बड़ी सभाएं बनाई, जैसे एक सभा इन्होंने बनाई आत्मीय सभा। इसमें ये बैठकें लेते थे, इसमें पढ़े लिखे सब लोग इसके मेंबर बन गए, और ये डिस्कशंस करते थे कि भैया हमारा देश पिछड़ा हुआ है, अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, क्या करें कि देश के लोग समझदार बने, इनका दिमाग विकसित हो। आत्मीय सभा बनाई। ऐसे ही इन्होंने एक कॉलेज बनाया, वेदांत कॉलेज, वेदांता भी लिख देते हैं। इन्होंने हिंदू कॉलेज के लिए भी काम किया। आपके देश में हिंदू एक संस्था थी, आज तक चल रही है, आप सबके सामने है। 2023 में भी हिंदू के नाम पे आपने देखा होगा स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पढ़ाई लिखाई जो चली थी वो बंगाल की तरफ फेमस हुई थी। यहाँ पढ़े लिखे लोगों का एक पूरा जमावड़ा बैठता था, वो बैठ के डिस्कशंस करते थे, अखबार छापते थे, किताबें छापते थे। तो आत्मीय सभा बनाई इन्होंने, वेदांता कॉलेज बनाया। और कौन सा कॉलेज बनाया? हाँ, इसके अलावा ना इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ हमारा हिंदू धर्म नहीं, अब ये तो है रॉय, रॉय मतलब ये हिंदू हुए। इन्होंने कहा बहुत अच्छे सारे धर्म हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर थी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। जीसस क्राइस्ट है ना, जो ये 25 दिसंबर को आपको पता होगा मनाते हैं, बड़ा दिन जिसको हम कहते हैं। तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस करके इन्होंने एक बुक लिखी है। संवाद कौमुदी इनका अखबार था। आत्मीय सभा इन्होंने बनाई, वेदांता कॉलेज इन्होंने बनाया, और हिंदू कॉलेज में डेविड हेयर नाम का एक विदेशी था, उसकी मदद इन्होंने की। यानी एक तरह देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई और सारा दिमागी काम ये कर रहे थे। बहुत छोटे थे जब इनकी माता जी चल बसी, फिर इन्होंने अपनी भाभी को, जो बड़े भाई की वाइफ थी, उन्हीं को माँ के रूप में देख लिया। लेकिन जब ये 15-16 साल के थे तो इनके जो भाई की पत्नी थी, इनके
भाई की डेथ हो गई और उनकी पत्नी को सती कर दिया गया। तो एक उभरते हुए दिमाग पे सती प्रथा का बहुत बुरा इंपैक्ट इनके दिमाग पे पड़ा, क्योंकि ये भी वहां गए थे 15-16 साल के, जब इन्होंने देखा कि भाभी को ऐसे जबरदस्ती जला रहे हैं और डंडों से पीटा जाता था सतियों को, तो ये इनके दिमाग में आया कि ये गलत है और ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है, मुझे इसके खिलाफ काम करना चाहिए। तो बहुत यंग एज से कोशिश कर रहे थे, 1818-19 से। लेकिन फिर तब तक ये जानी मानी हस्ती तो थे नहीं, तो ऐसी कोशिशें दुनिया में आज भी पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं, इसलिए इनकी बात ज़्यादा सुनी नहीं गई। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने कॉलेज के उसमें काम किया, इन्होंने सोसाइटीज़ में काम किया, अखबारों में काम किया, तो लोगों को लगने लगा कि ये एक इंटेलिजेंट आदमी है और इसकी बात की वैल्यू है। तब जाके इन्होंने 1828 में सती प्रथा को लीगली बैन करवाने की कोशिश की, क्योंकि इनकी बात को सब लोग सुन के राजी नहीं थे। तब इन्होंने विलियम बेंटिक का सहारा लिया, और बेंटिक आपके देश में एक बड़ी पोस्ट पर बैठे थे। किस पोस्ट पर? पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, पहले ये थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। तो विलियम बेंटिक की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, ये पूरे इंडिया में अंग्रेजों के हेड मान लो। इन्होंने इनके साथ बातचीत की राजा राम मोहन रॉय ने, और राजा ने बेंटिक को समझाया कि देखो जी, ये बहुत इलीगल प्रैक्टिस है और किसी को भी ह्यूमन ग्राउंड पे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेंटिक ने कहा ठीक है, तुम सही कह रहे हो, और क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं तो इनकी बात सबकी समझ में, अपनी बात को एक्सप्रेस करना भी हर किसी को नहीं आता ना। अनपढ़ दिमाग में अच्छा सोच सकता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये पढ़े लिखे थे, दुनिया भर की भाषाओं पर इनकी अच्छी पकड़ थी, तो जबान भी बहुत अच्छी थी, अपनी बात को ढंग से रख पाते थे, जिसके चलते बेंटिक इनकी बात से राजी हो गए। और बेंटिक ने 1828 के बाद ये एक नियम बनवा दिया। 1829 में ये प्रॉपर नियम बन गया कि सती प्रथा को बैन कर दिया जाए। यानी सती प्रथा, अगर आप किसी को सती करते हैं तो ये लीगली गलत है और आपके ऊपर केस बनेगा। तो एक आधी बार लोग जैसे केस वेस बना दिया, फिर लोग डरने लग गए। धीरे धीरे करके लोगों ने मान लिया कि सती प्रथा अच्छी प्रथा नहीं है। फिर इनको लगा कि मुझे चीज़ों को और आगे बढ़ाना है, तो मुझे एक और समाज बनाना चाहिए। और इसी सीरीज में इन्होंने एक समाज बनाया, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। जो मैंने पीछे लिखी ना ये सब बातें, ये सब छोटी मानी जाती हैं, क्योंकि ब्रह्म समाज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें उस जमाने के सबसे पढ़े लिखे और काबिल लोगों ने इसकी सदस्यता हासिल कर ली। और ब्रह्म समाज ने अपनी अलग अलग जगह ब्रांचेस खोल के काम करना स्टार्ट कर दिया। द्वारकानाथ टैगोर का जो नाम बताया ना, वो इसी के मेंबर बने थे। इसके अलावा जितने उस जमाने के सबसे पढ़े लिखे काबिल लोग थे, वो सब इसके मेंबर बन गए। कहाँ बनाया गया ब्रह्म समाज? कलकत्ता में। भाई हर आदमी अपने एरिया में ही काम करता है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज ने सारे अच्छे काम किए। इन्होंने सती प्रथा को रोकने को और आगे बढ़ाया। जो पशु बलि दी जाती थी उस टाइम, इसको रुकवाया। नर बलि चलती थी, इसको रुकवाया। जो विधवा, खैर इतना काम तो नहीं कर पाया, विधवा पुनर्विवाह आगे जाके ज्यादा काम हुआ। पर जैसे समाज में जो गड़बड़ियां फैली थी ना, धर्म के नाम पे सोसाइटी में अलग अलग सी वैल्यूज बना रखी थी जो गलत थी, वो सब इन्होंने रुकवा दी। कौन से समाज का इस्तेमाल करके? फिर ब्रह्म समाज की शाखाएं बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए। तो एक सक्सेसफुल आदमी के रूप में राजा राम मोहन रॉय को देखा जाने लगा। अब राजा राम मोहन रॉय इंटेलिजेंट है, बात करनी आती है, तो इनके नाम के आगे राजा लगने का कारण था, इस जमाने तक आते आते आपके देश पे जो राज कर रहा था दिखावटी, जो आपका अकबर सेकंड, राज इसका नहीं चल रहा था, राज आपके ऊपर चल रहा था BEIC का। लेकिन BEIC ने राज वैसा नहीं किया जैसा महारानी ब्रिटेन करेंगी 57 की क्रांति के बाद। BEIC एक प्राइवेट कंपनी है, कंपनी ने आपके ऊपर राज किया सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए। उसको आपसे पैसा लूटना था, उसको आपका देश नहीं चलाना था। तो अकबर द्वितीय कहने को उस जमाने में आपके देश का बादशाह था, और ये बहादुर शाह जफर जो आगे पढ़ा था ना 57 की क्रांति में, उसका पूर्वज मान लो ये। तो इसके दिमाग में आया कि भाई इसकी तो इतनी खराब हालत थी कि इसका सिक्का चलना भी बंद हो गया था, इसकी वैल्यू बिल्कुल नीचे आ गई थी। फिर इसको लगा कि मैं अपना क्या करूं कि भाई BEIC मेरी बात सुने। तो इसने अपनी बात राम मोहन रॉय को बताई और कहा कि भाई देखो, मैं तो नहीं जा सकता ना, मेरी बात वो सुनेंगे, तुम मेरी बात को ढंग से रखना क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो। तो राजा राम मोहन रॉय यहाँ से राजा बन गए। पहले इनका नाम सिर्फ राम मोहन रॉय था। अकबर सेकंड ने इनको कहा कि तुम्हारे नाम के आगे आज से मैं पदवी जोड़ता हूँ, उपाधि राजा। अब तुम्हें सब लोग जब संबोधित करेंगे तो राजा कह के बुलाएंगे, इससे एक थोड़ा वैल्यू बढ़ती है ना आदमी की। तो राजा राम मोहन रॉय को अकबर सेकंड ने लंदन भेजा BEIC को ये कहलवाने के लिए कि जी हमारे बादशाह की बहुत वैल्यू है और आप उसकी पेंशन को बढ़ा के कर दीजिए, जितनी पेंशन वो दे रहे थे ना इससे ज्यादा बढ़ा दीजिए। यानी अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि देके कहां भेज दिया? लंदन। वहां ये गए और इनकी बातचीत हुई। फिर ये वहीं रहे 1-2 साल, पढ़े लिखे थे ही, अमीर थे ही। वहां 1833 में इनको दिमागी कोई प्रॉब्लम हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गया दिमाग में, ब्रेन में, और फिर वहीं इनकी ब्रिस्बेन, ये अपना ब्रिस्टल नाम की जगह है, वहां इनकी डेथ हो गई। तो 1833 में ये आदमी चला गया जिसने बहुत काम किया पूरे इंडिया के लिए। और हमारी पढ़ाई लिखाई की बात करें, धर्म की बात करें, कुरीतियों की बात करें, समाज की बात करें, वो सब इस आदमी ने आगे बढ़ाया। अलग अलग सभाएं, अलग अलग किताबें, अलग अलग अखबार। एक मिरात उल अखबार भी इंपॉर्टेंट है इसका, जो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। मिरात
उल अखबार, ये उर्दू भाषा में था। तो देखो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इसने क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो गलत चीज़ें थी उस पर काम किया, फिर हिंदुओं के लिए काम किया इन्होंने ब्रह्म समाज में, और मुसलमानों के लिए काम किया मिरात उल अखबार। आत्मीय सभा बनाई, ब्रह्म समाज बनाया, वेदांता कॉलेज बनाया, और हिंदू कॉलेज के लिए काम किया डेविड हेयर के साथ मिलकर। आ गया समझ में? ये तो एक पढ़ा लिखा बहुत काबिल आदमी, और उस जमाने के हिसाब से देखें तो इतना एडवांस। तुम सोचो 1774 से लेके और 1833 तक इस आदमी ने जितना काम किया, ये काम उस जमाने में हमारे भी तो खानदान में कोई ना कोई रहा होगा ना। सोचें जरा, हमारे घर वाले उस टाइम 100% हम सबके घर वाले बिल्कुल अनपढ़ रहे होंगे, तब कौन पढ़ता होगा हमारे खानदानों में, जब ये आदमी कॉलेजेस बना रहा था, जब ये आदमी समाज बना रहा था। क्योंकि आप ये मान के चलो कि आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स जो भी रहे होंगे 5-7 पीढ़ी पहले, हम देखें तो वो अनपढ़ बराबर ही तो रहे होंगे, कहाँ पढ़ते होंगे वो। और ये उस जमाने में कॉलेजेस में काम करते थे, दुनियादारी की समझ थी इनको, तो कितने इंटेलिजेंट थे। इसीलिए रिफॉर्मर्स में सबसे पहला नाम किसका पढ़ा और पढ़ाया जाता है? इनसे पहले कोई रिफॉर्मर आपको नहीं मिलेगा, ये सबसे पहले रिफॉर्मर है। और सुभाष चंद्र बोस जो कितने इंटेलिजेंट हैं, जो लंदन में जाके उस जमाने का यूपीएससी, जिसको सिविल सर्विसेज आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसमें 4th रैंक पर आए। उन्होंने कहा था कि ये आदमी एक युग दूत है, यानी ये पूरे युग को ट्रांसफॉर्म कर लेगा अकेला। तो किसने राजा राम मोहन रॉय को युग दूत की उपाधि से संबोधित किया? सुभाष ने नहीं देखे ये। अब जैसे हमने गांधी थोड़ी ना देखे, हमने भगत सिंह थोड़ी ना देखे हैं, लेकिन भगत सिंह के बारे में हम बातें करते हैं, ऐसे सुभाष चंद्र बोस ने ये देखे नहीं थे। सुभाष तो बहुत लेट पैदा हुए, 1897 में, जबकि ये कब एक्सपायर हो गए? 1833 में। तो सोचो कितने साल बाद। तो सुभाष ने बहुत पुराने आदमी के बारे में ये बात कही, इसका मतलब इनके बारे में उन्होंने पढ़ा लिखा होगा। तो ये आज से तुम नहीं सुन रहे हो, ये सदियों से पढ़ाया जा रहा है, 100-150 साल से, कि राजा राम मोहन रॉय का कितना बड़ा योगदान था भारत के लिए। ये सबसे पहले और सबसे बड़े रिफॉर्मर्स में आते हैं इंडिया में। दूसरे एक बड़े रिफॉर्मर हैं आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, इनके बारे में भी सुन लो। इन्होंने मेन काम किया था, स्टार्ट किया था मुंबई से। जैसे राजा ने काम कहाँ से किया, राम मोहन रॉय ने? बंगाल, कलकत्ता। इनका मेन काम स्टार्ट हुआ था बम्बई से। बम्बई का नाम बम्बई पता है क्यों है? मुंबई, मुंबा देवी थी यहाँ पे, उनकी पूजा। जैसे चंडीगढ़ नहीं है भाई, चंडी माता का मंदिर है, चंडीगढ़ इसलिए बना, ऐसे ही मुंबा नाम की देवी हुआ करती थी यहाँ पर, जिनकी पूजा करते थे लोग, तो उन्हीं से बन गया था मुंबई, फिर जिसको बम्बई और वापस अब मुंबई कर दिया गया, जैसे हमारा चंडीगढ़ है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने मेन काम किया है उस जमाने के बम्बई की बेल्ट में। उस जमाने में बम्बई का मतलब महाराष्ट्र, गुजरात पूरा आता था, ये हरियाणा तक भी आए, अंबाला, पूरा पंजाब सब घूमे ये। स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत यंग एज से ही सनातन धर्म के प्रति बड़े डिवोटेड थे। जैसे बहुत यंग एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, 21 साल की छोटी सी एज में अपना गृह त्याग कर दिया और हिमालय के पहाड़ों में चले गए। 21 साल उम्र कितनी होती है? और बोले मैं मेडिटेशन से ना पहले ज्ञान की प्राप्ति करूंगा, घर बार छोड़ के अलग हो गए, सन्यासी जैसा जीवन बिताया, कहीं कुछ मिल गया खाने का ठीक है, वरना भूखे ट्रेवल करते रहे। उस जमाने में कोई ट्रेन और ये तो ज़्यादा थे नहीं, तो लगातार बस इनका भारत का भ्रमण चलता रहा, घूमते रहे, कभी पहाड़ों में चले जाते, कभी कोस्टल एरियाज में, कभी नदियों में। और घूमते घूमते इनको एक आदमी मिले जिनका नाम था स्वामी विरजानंद। ये इनसे इंप्रेस हुए बहुत, स्वामी विरजानंद जी से, और इन्होंने मान लिया कि भाई ये ही मेरे गुरु हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की कुछ अच्छी बातें, कुछ ज्ञान इन्होंने दिया। तो एग्जाम में आ जाता, दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम क्या था? विरजानंद। और इनका असली नाम दयानंद सरस्वती नहीं था, इनका असली नाम था मूल शंकर। तो इनका असली नाम क्या था? मूल शंकर। ये बहुत बार पूछते हैं, दया आनंद ये नाम तो बाद में दिया गया था, ये नाम रखा थोड़ी ना गया था, इनका नाम था मूल शंकर। घूमते फिरते ऐसी इनको नॉलेज हासिल हुई, जिसमें पहला सहयोग किसने किया? स्वामी विरजानंद ने। फिर जब विरजानंद जी ने एक बेस बना दिया, फिर ये घूमते गए, ज्ञान हासिल करते गए, घूमते गए, और इन्होंने फाइनली देखा इनका इंटरेस्ट जो हुआ वो हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म में इंटरेस्ट हुआ। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि ये कहते थे कि गलत चीज़ के साथ मैं नहीं हूँ। और इन्होंने जब सब कुछ पढ़ा, उपनिषद और वेद, तो इन्होंने कहा इंडिया ने सबसे अच्छा टाइम जो अपना जिया है वो वैदिक काल था, जिसकी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। और इन्होंने लोगों को वेदों की इंपॉर्टेंस बताने के लिए एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसका है? हाँ, तो अपने आप देख लो, सनातन धर्म में इंटरेस्ट होगा तभी इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया होगा। जब ये सब काम कर रहे थे ना, तो इन्होंने वेदों से एक बात और अच्छी सीखी, जो मैंने आपको पढ़ाई भी होगी। गाय को वेदों में क्या कहा गया था? अघन्या, ना वध करने योग्य। तो कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी आप तो कह रहे हो कि गाय का वध ना करें, लेकिन ये गाय जो ऐसे घूमती फिरती है, इनका फिर क्या करें? तब इन्होंने दिमाग दौड़ाया कि गायों की रक्षा के लिए मुझे गौशाला बनवानी चाहिए, और इसीलिए इंडिया में पहली गौशाला, इससे पहले गौशाला नहीं थी हमारे यहाँ, पहली गौशाला खोली गई थी। कहाँ पर? हाँ, उस टाइम के पंजाब में, आज कहें तो हरियाणा के रेवाड़ी में। इससे पहले धरती पर किसी ने गौशाला का कॉन्सेप्ट ही नहीं सोचा था। इससे पहले गाय अपने यहाँ बांध ली, वही मर गई तो, या फिर मार दी गई। इन्होंने जब ये बात कही कि गो बैक टू वेदास, और वेदों में लिखा है गाय का वध नहीं करना, तब फिर लोगों के क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा मैं वहाँ वहाँ लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। उस जमाने में ज़मीन बहुत सस्ती थी और खरीदने की जरूरत है, लोग दान दे दिया करते थे। तो जहाँ जहाँ अमीर आदमी थे, हर एरिया में कोई ना कोई अमीर होगा,
इन्होंने उन अमीरों को कहा गौशाला के लिए जमीन दान में दे दो, और लोगों ने खुश होकर अपनी जमीनें दान में दे दी। भाई ऐसी भी तो जमीन होती है जिसमें कुछ उगता ही नहीं है, वहाँ गौशाला बन जाएगी। तो लोग वैसे भी इज्जत करते हैं गाय की, भाई माँ की तरह पूजनीय तो वैदिक काल से थी। धीरे धीरे करके चलन में आ गया गौशाला, और जहाँ ये जाते वहाँ के किसी अमीर आदमी को ये कहते और तुरंत कहता गुरुजी सब कुछ आपका ही है, और 5 एकड़ जमीन मैंने गौशाला को दान दे दी। इस तरह देखते देखते हरियाणा से, पंजाब से ये गौशाला बनाने का ट्रेंड हो गया, और आज आप देखो जिस बड़े रोड पे आप जाओगे कहीं ना कहीं 4-5 गाँव के बीच में 7-8 गाँव में गौशाला मिलेंगी। ये किसने स्टार्ट करवाई थी? हाँ, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। सरस्वती जी ने जब अपना आश्रम बनाया, मतलब एक वो बनाया ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका नाम भी रखा उन्होंने आर्य समाज, क्योंकि ये किससे इंप्रेस थे? बहुत ज्यादा वैदिक काल से। और वैदिक काल में किन लोगों का राज था? आर्यों का। वैदिक काल के लोगों को ही तो आर्य कहते थे। हम लोग कहते हैं हम आर्य की संतान हैं। आर्य मतलब बेस्ट, श्रेष्ठ, उदात। तो आर्य समाज मुंबई में 1875 में बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में। उससे पहले ये पूरा देश घूम चुके थे, नॉलेज हासिल कर चुके थे, और धीरे धीरे लोग इनसे इंप्रेस होकर इनकी बातों को मानने लग गए। जब लोग मानने लग गए तब इन्होंने ये अपना आर्य समाज बना दिया। आर्य समाज ने सारी अच्छाइयों को आगे बढ़ाया जो आपके वेदों में लिखी गई थी। तो वैदिक काल को दोबारा जीवंत कर दिया, दोबारा जीवित कर दिया। किस इंडियन ने? सरस्वती ने। इनके दिमाग में आया कि मुझे ना कुछ चीजें आसान भाषा में लिख देनी चाहिए ताकि लोग पढ़ लें। आप सब जानते हैं वैदिक काल में लिखे गए वेद बहुत टफ हैं, और इनमें जो संस्कृत है उसका नाम है वैदिक संस्कृत। ये ना हमसे पढ़ी भी नहीं जाएगी, समझना तो बहुत दूर की बात है। इसका एग्जाम्पल अगर तुम्हें देखना हो तो हरियाणा में, दिल्ली में म्यूजियम्स जो है ना, चंडीगढ़ में और बाकी बिहार में भी मिलेंगे, जो म्यूजियम्स हैं इनमें आप देखना शीशे के अंदर कहीं कहीं पर ऐसे फटे हुए पेजेस लगा रखे होते हैं। अगर आप कहीं गए हो तो आप खड़े होकर उसकी एक भी अक्षर पढ़ के देखना, आपसे एक अक्षर भी नहीं पढ़ा जाएगा। ये मैंने देखा है इसलिए बता रही हूँ। हम सोचते हैं कि कुछ कोई अक्षर ही नजर आए, एक भी अक्षर पढ़ा नहीं जाता। इस तरह की वो हस्तलिखित हैं। उस जमाने में हमारे जो वर्ड्स थे ना वो आज की तरह नहीं थे, तब का ऐसे नहीं बनता था कि तुम पढ़ पाओ। तो वेदों को, ओरिजिनल वेदों को पढ़ना बहुत टफ है। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत। तो ये कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो, लेकिन जी वो तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो फिर इन्होंने कहा कि उन सबका निचोड़ मैं किताब में लिख देता हूँ ताकि इंसान जीना कैसे है ये सीख जाए। और इसी चक्कर में वो किताब इन्होंने लिखी थी जिसको आप कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश नाम की बुक किसने लिखी है ये? और इन्होंने जब ये बुक लिखी तो उन्होंने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया? हिंदी का। हिंदी का। संस्कृत की चीज़ों को इन्होंने समझा दिया हिंदी में। हिंदी में लिखे होने के कारण ये किताब जिन लोगों को पढ़नी है वो बहुत इजीली अवेलेबल है। और जब आप बुक फेयर लगता है ना तब तो ये, अब तो मुझे नहीं पता, पर कई साल पहले 10-10 रुपए की किताब मिला करती थी, सिर्फ 10 रुपए की। कारण इतनी मोटी किताब है ये, सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में छपी हुई है। 10 रुपए की मिलने का लॉजिक क्या था? आर्य समाज की जहाँ संस्थाएं अभी भी थोड़ा बहुत कामकाज कर रही हैं, पता है ना, आर्य समाज के मंदिर भी होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी चीज़ें लोगों तक पहुंचे, इसीलिए वो इसको बहुत सस्ते में देते हैं जब भी दिल्ली में बुक फेयर लगता है। और वैसे भी आप चेक करोगे 20-30-50 रुपए से ऊपर नहीं मिलेगी। तो पूरी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को ये एक्सप्लेन करती है। कौन सी किताब? इसमें जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक कैसा होना चाहिए, समाज में आपको क्या करना चाहिए, किसी भी औरत के, आदमी के लिए क्या रूल्स हैं जो उसको समाज को अच्छा बनाने के लिए मानने चाहिए, वो सब इस किताब में लिखे हैं। और ये किताब बहुत बढ़िया किताब है अगर पढ़ी जाए तो सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में है। जो किसने लिखी थी? बहुत अच्छा आदमी है, अच्छे काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। इनका ना इतनी प्रसिद्धि हो गई कि उस जमाने में, जबकि मैं बातें कर रही हूँ तब तक आपके देश में राजा रजवाड़े थे। तो छोटे मोटे जो राजा, मान लो किसी 50 गांव का राजा, कोई 20 गांव का राजा, कोई 30 गांव का राजा, और ये किस बेल्ट में काम कर रहे थे? गुजरात और मुंबई। तब ये पूरी बेल्ट क्या कहलाती थी? मुंबई। तो यहाँ से इनको गुजरात, राजस्थान में कोई ना कोई बुलाता रहता था राजा कि जी आप आइए हमारे यहाँ 20 दिन गुरुजी ठहरिए और हमारे यहाँ की जनता को आप अपने नॉलेज से कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताइए। तो ऐसी सीरीज में इनको एक बार राजस्थान के राजा ने इनवाइट किया अपने यहाँ। तो ये घूमते थे ही, ये अपना मुंबई से फिर हरियाणा और राजस्थान की तरफ चले गए। तो राजस्थान में जब ये गए तो वो राजा अपने महल में बैठा कोई नृत्य देख रहा था। तब तो राजाओं का एंटरटेनमेंट यही था, नाच गाने ही। तो वो जो लड़की डांस कर रही थी ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को लगा कि ये ठीक नहीं है एक राजा के लिए, क्योंकि राजा को संतान की तरह प्रजा को देखना होता है, और कोई माँ बाप अगर गलत दिशा में चल रहे हैं तो बच्चा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसीलिए दयानंद सरस्वती जी ने उस राजा को, उस नृत्य को बीच में रुकवाया और कहा कि ये राजा के काम नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब वो नर्तकी वहां से चली गई, पर उसको फील हुआ कि दयानंद सरस्वती ने उनके पेट पे लात मार दी, क्योंकि अगर ये नाचने गाने वाला काम नहीं करेंगे तो दूसरा काम तो इनको था नहीं उस जमाने में। तब तो काम बटे हुए, थोड़ी ना था कि पढ़ के नौकरी लग गए या हमने कोई बिजनेस कर लिया, तब ऐसा नहीं था। तो वो इतना चिढ़ गई इससे, उसके लिए तो नॉर्मल एक आदमी है, इसने आके हमारे पेट पे लात मार दी। अब वो कोई एक तो होती नहीं, मंडली होती थी उनकी तो पूरी, उसमें जो ये वाद्य यंत्र बजाने वाले और ये सब, तो इन सब ने प्लान किया कि इसको मार डालना चाहिए। अब सीधे तो कैसे मारे, क्योंकि ये गेस्ट है और राजा का गेस्ट है। तो उन्होंने रसोइये को कुछ पैसे वैसे देके, और सरस्वती जी रात में ना दूध पिया करते थे, क्योंकि गाय और ये सब चीजें आप सोच लो हिंदू धर्म में दूध को कंपलसरी बना दिया गया। तो जब ये दूध पीते थे बात सबको पता थी, तो रसोइये ने, कहते हैं कि कांच को इतना महीन पीस दिया कि वो पेस्ट बन गया, जैसे पेस्ट होता है, और वो पेस्ट इसने दूध में घोल दिया मिला के,
इन्होंने पी लिया। जब ये सुबह उठे ना तो इनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, क्योंकि कांच की जो तासीर है वो तो जाके काटेगा ना जहाँ भी लगेगा, चाहे वो कितना ही छोटा होगा, लेकिन वो जहाँ फंसेगा, किसी आंत में, कहीं फूड पाइप में, कहीं भी, मान लो वोकल कॉर्ड से लेकर नीचे तक, जहाँ वो अंदर चला जाएगा वहाँ वो काट देगा स्किन को, नाड़ियों को। तो वो जो उन्होंने पी लिया, अब उसके बाद सुबह उठ के उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हुई, खून की उल्टी आई। तो जैसे चिंता की बात होती है ना, राजा को लगा भाई मेरी जिम्मेदारी है। राजा ने जो उस जमाने के बेस्ट डॉक्टर थे, बेस्ट वैद्य थे, सबको दिखाया, बात पकड़ में ही नहीं आई। फिर उस टाइम ये MRI और ये तो सुविधाएं थी नहीं कि अल्ट्रासाउंड करा दें, जगह जगह घूमे लेके, लेकिन बात नहीं बनी। 5-7 दिन में तबीयत इतनी बिगड़ गई, क्योंकि वो कांच धीरे धीरे कणों के रूप में अंदर काम करते 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 वो बिगड़ती चली गई बात। जब वो तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, रोज़ उल्टी हो रही है, एक आदमी खाना नहीं खा पा रहा और परेशान है, तो उसको देख के वो जो नर्तकी थी, उसका नाम था नन्ही, उसने और रसोइये ने अपने आप पे गिल्ट फील हुआ इनको कि हमने क्या किया ये। जैसे उस टाइम गुस्से में तो कर दिया, लेकिन फिर हैं तो इंसान ही। उनकी उस हालत को देख के उनको अपने आप पे शर्म आई और कहते हैं उन्होंने जाके इनको बताया कि गुरुजी हमसे गलती हो गई और हमने ये काम किया, रसोइये ने और उस नर्तकी ने। तब कहते हैं कि इतने महान आदमी थे ये, कोई भी हो तो चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। इन्होंने अपने उसमें पोटली में जितना पैसा था, जो धन था, उन दोनों को दिया और कहा रातों रात यहाँ से भाग जाना, ये बात किसी और को मत बताना, नहीं तो लोग तुम्हें मार देंगे। उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद ये एक्सपायर हो गए। तो इतना ग्रेट आदमी जिसने दुनिया बदलने की कोशिश की, लोगों को अच्छाई दिखाई, सनातन धर्म की नारा दिया, और एक इंपॉर्टेंट आंदोलन भी इन्होंने चलाया था जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। कुछ लोगों ने इनको कहा गुरुजी हम ना गलती से दबाव में आके औरंगजेब के और उन सबके, हम लोग जो है हमारी पूर्वज जो थे वो मुसलमान बन गए, या हम लोग हिंदू धर्म में बहुत दिखावट आडंबर थे इसलिए हम ईसाई बन गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें वापस हिंदू धर्म में आना है तो एक आंदोलन चला देते हैं, शुद्धि आंदोलन, जिनमें हर आदमी जिसने ना चाहते हुए अपना धर्म बदल लिया उसको वापस आने का मौका दिया जाएगा। तो जिसका मन करे अपनी इच्छा से वो वापस आ जाओ। कौन से धर्म में? नहीं, धर्म में, सनातन धर्म में। आंदोलन कौन सा चलाया? तो पेपर में आ जाएगा शुद्धि आंदोलन किसने चलाया। हाँ, जिनके बचपन का नाम क्या था, जिनके गुरुजी का नाम क्या था, विरजानंद। नाम क्या था इनके गुरुजी का? विरजानंद। किस धर्म की तरफ वापस लौटे? सनातन। सनातन में किसकी इंपॉर्टेंस थी? आर्यों की, गाय की। गाय को क्या कहते थे? अघन्या। इसलिए गायों को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया? गौशाला का निर्माण। और हरियाणा में, पंजाब में, रेवाड़ी में वर्ल्ड की, इंडिया की पहली गौशाला इन्होंने खोली। गौशाला के लिए लोग दान दे ही दिया करते थे। इसके बाद गौशाला वाला टॉपिक हो गया हमारा, ये आपका लास्ट आ गया कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? हाँ, और इनकी बुक का नाम क्या है? सत्याप्रकाश। किस भाषा में छपी हुई है ये? हिंदी में। इसमें सारी चीजें जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ओरिजिनल। इन्होंने पता क्या कहा? इन्होंने कहा ये बकवासबाजी हिंदू धर्म नहीं है जो इन्होंने लोगों ने बना दी। इन्होंने पुरोहितवाद का खंडन किया। पुरोहितवाद क्या था? हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा आडंबर, दिखावट और दान और ये सब कंपलसरी कर दिया अपने फायदे के लिए इन लोगों ने। तब इन्होंने इस बात को काटा कि ये घटिया लोग हैं, ये हिंदू धर्म का रूप बिगाड़ के लोगों को दिखा रहे हैं, और लोगों को वापस क्या बना दिया इन्होंने? हिंदू। कौन सा आंदोलन चला के? शुद्धि आंदोलन। तो धर्म में वापसी का रास्ता था। आ गए समझ में? ये दोनों बहुत बड़े आदमी हैं। कौन कौन पढ़े हमने? पहले राजा राम मोहन रॉय, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन रॉय कहाँ काम कर रहे थे? बंगाल। कौन सी सभा बनाई? समाज बनाया, ब्रह्म समाज। और दूसरे वाले का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन सा समाज बनाया? आर्य समाज। पहले ब्रह्म समाज बनाया, आर्य समाज? पहले ब्रह्म 1828 में, और ये बना 1875 में। तब तो क्रांति के बाद की बात है। किसने कहा, किस मॉडर्न टाइम के बड़े लीडर ने कहा कि भाई ये तो युगदूत हैं, इन्होंने पूरी दुनिया बदल दी? किसको कहा? विरजानंद किसके गुरु थे? और किसने कहा कि भैया शुद्धि आंदोलन चला के वापस हिंदुओं को ले आओ? हाँ, क्या नारा दिया इन्होंने? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, अब देखो एक बाहर की महिला के बारे में और पढ़ते हैं। एक महिला है, एक सोसाइटी है इनफैक्ट, थियोसोफिकल सोसाइटी। ध्यान से सुनो और समझो। अब किताब में पढ़ेंगे ना, फिर ये सब फैक्ट्स बहुत छोटे और आसान दिखेंगे। पेपर में 1 नंबर का क्या पता क्या मिल जाए। भाषा पूछ लें, किताब पूछ लें, सन पूछ लें, तो कहानी सुन रखी है तो याद भी हो जाएगा। नाम क्या है इसका? थियोसोफिकल सोसाइटी। ये है क्या? एक महिला है और एक आदमी है अमेरिका और रशिया के। ये दोनों बहुत पढ़े लिखे और काबिल हैं। जो आदमी है इसका नाम है कर्नल अल्कॉट। अल्कॉट इसका सरनेम है। नाम इसका बहुत लंबा चौड़ा है तो सरनेम से जानते हैं, अल्कॉट। और एक महिला है जिसका नाम है हेलेना। क्या नाम था इस महिला का? मैडम ब्लावात्स्की। मैडम ब्लावात्स्की बोलते थे, हेलेना ब्लावात्स्की इनका पूरा नाम था। अब ये औरत इतनी पढ़ी लिखी और काबिल है कि ये पूरी दुनिया घूमती है, और कर्नल अल्कॉट भी बहुत पढ़े लिखे और काबिल हैं। ये दोनों मिलकर फील करते हैं कि भाई दुनिया में सारे धर्म एक ही तो बात कहते हैं कि अच्छा इंसान बनो, सच बोलो, किसी का नुकसान मत करो, झूठ मत बोलो, एक्स्ट्रा चीज़ों का संचय मत करो। सब धर्मों का मूल यही है। ये इन दोनों ने फील किया और इन्होंने कहा जो हिंदू धर्म कहता है, जो इस्लाम कहता है, जो क्रिश्चियनिटी कहती है, जो सिख धर्म कहता है, जैन कहते हैं, बौद्ध कहते हैं, उन सबका मूल एक है। तो इन्होंने कहा कि हम ना पूरी दुनिया में घूम घूम के ये बात बताएंगे कि भाई सारी दुनिया के धर्म, बस नाम अलग है, उनके भगवान अलग हैं, बाकी बात सबकी एक है।
इसके लिए इन्होंने अपनी सोसाइटी बना ली जिसको नाम दिया थियोसोफिकल सोसाइटी। और एक अच्छी बात पता है क्या है, इस सोसाइटी में इन्होंने सब धर्मों के सिंबल ले लिए। जैसे हिंदुओं का मान लीजिए ये ले लिया इन्होंने, ये ओम ले लिया, ऐसे ही मुसलमानों का चांद और तारा ले लिया, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी का क्रॉस ले लिया, ऐसे ही जिसका फायर टेम्पल और जिसका जो सिंबल था ना दुनिया धरती पर जितने धर्म है मेन, उन सबके सिंबल बना के इन्होंने ऐसे एक चक्र टाइप बना रखा है। अब इसको जिस देश में ये लेके गए सबने पसंद किया, क्योंकि जिस देश में गए होंगे उसका धर्म का इसमें सिंबल मिला होगा। तो थियोसोफिकल सोसाइटी देखते देखते दुनिया में फैल गई। इसकी शुरुआत जब हुई थी ना तो आपके यहाँ नहीं हुई थी, ये स्टार्ट हुआ था अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और ये स्टार्ट हुआ था 1875 में। जब आपके यहाँ हिंदुओं के लिए कौन काम कर रहा था? अभी बता, दयानंद सरस्वती। आपके यहाँ क्या बन रहा था? आर्य समाज। तब ये न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी बन, और इसको भी आर्य समाज अच्छा लगेगा, आर्य समाज को ये अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि आर्य समाज वेदों की बात करेगा। ओम कहाँ से आया? आपके वेदों में ना ओम भूर्भुवस्व वेद का ही तो पार्ट है, वेद के तीसरे मंडल में नहीं है। जो ऋग्वेद है इसके तीसरे मंडल में ही तो ओम भूर्भुवस्व है, गायत्री मंत्र। यानी थियोसोफिकल सोसाइटी को मोस्ट वेलकम करेंगे इंडिया में भी लोग, चाहे वो आर्य समाज वाले हों, चाहे वो कोई भी धर्म को मानते हो। तो कर्नल अलकॉट और मैडम ब्लावात्स्की की चलाई हुई ये संस्था धीरे धीरे फैलने लगी, और इंडिया में मैडम ब्लावात्स्की से 16-17 साल छोटी एक महिला है जो बहुत काम कर रही थी, जिनको आप जानते हैं माता बसंत के नाम से। असलियत में कौन है ये एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट जो किस देश की है? आयरलैंड। अब ये सब विदेशी हैं तीनों। तो एनी बेसेंट छोटी हैं 15-16 साल, किसके मुकाबले? मैडम ब्लावात्स्की। अब जैसे ऐसे ही मान लो जैसे गांधी से 20 साल छोटे कौन थे? हमारे नेहरू थे। तो नेहरू उनको गुरु के रूप में तो देखते थे, सारी बातें वही मानते थे। ऐसे ही एनी बेसेंट माता बसंत ब्लावात्स्की की सारी बातें मानती है, और ब्लावात्स्की इनको इंडिया के बारे में बताती है कि इंडिया में ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया धर्म है और सब धर्मों के बारे में हमें ये बातें फैलानी है। तो माता बसंत या एनी बेसेंट आपके देश में जब आती हैं तो वो इसकी मेंबर बन के आती हैं। किस चीज़ की? और फिर यहाँ पे मैडम ब्लावात्स्की के कहने पे ये काम करना स्टार्ट करती हैं। और जब ये देखती हैं कि इंडियंस तो बहुत शरीफ हैं, बहुत सादे हैं, इनको समझ ही नहीं है, फिर धीरे धीरे करके ये भारत की राजनीति में एंटर होती हैं, और फिर ये राजनीति की एक अहम कड़ी बन जाती हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कि आपके देश में कोई औरत कभी कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं बनी, लेकिन एनी बेसेंट को आपने कांग्रेस की अध्यक्षा की कुर्सी पर बैठा दिया। तो जो औरत एक सोसाइटी की मेंबर बन के आपके यहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए आई थी, वो आपकी राजनीति में इतनी इंपॉर्टेंट जगह बैठ गई कि इनका नाम लिया जाता है। देश में पहली बार किसी महिला को कांग्रेस की अध्यक्षा का पद मिला। कौन थी वो? कहां से आई थी ये? और ये किसके प्रभाव में थी? मैडम ब्लावात्स्की, जिन्होंने किसके साथ मिलकर संस्था बनाई थी? कर्नल अलकॉट। इनकी संस्था का नाम क्या था? और देखते ही देखते साउथ की तरफ ये थियोसोफिकल सोसाइटी बढ़ती चली गई। लेकिन बाद में सोसाइटी ने उतना काम नहीं किया जितना एनी बेसेंट ने काम किया, क्योंकि वो किसकी एक्टिव मेंबर बन गई? राजनीति की, कांग्रेस की नहीं, राजनीति में। और इनको तिलक का साथ मिला। तिलक आप जानते हैं आपके देश के क्रांतिकारियों के प्रणेता थे। भगत सिंह जैसे जो लड़के थे, ये तिलक जैसों कोई तो अपना एक तरह से गुरु मानते थे। लाल बाल पाल जो ये 3 लड़के थे, इनसे ही तो इंप्रेस थे सारे क्रांतिकारी। लाला जी की मौत का बदला ही तो भगत सिंह ने लिया था, किसको मार के? सैंडर्स को। तो ये सब चीजें देखो कैसे आपस में कड़ियां जुड़ती चली गई। जो आपकी राजनीति है ना, कहां से स्टार्ट हो गई देखो, ये पता नहीं होता। कहां न्यूयॉर्क में एक सोसाइटी बन रही है, फिर उसके अंडर एक औरत काम करके इंडिया आ रही है, फिर राजनीति में एक्टिव हो रही है, फिर किसका साथ मिल गया? तिलक का। और देखते ही देखते फिर इन्होंने अखबार निकाले और पूरी राजनीति पे एक तरह से छा गई थी एनी बेसेंट। तीनों समझ में आ गई है? तो हमने 2 इंडियन पढ़े और 3 विदेशियों के नाम पढ़े, कर्नल अलकॉट, मैडम ब्लावात्स्की और माता बसंत या एनी बेसेंट। क्लियर ना तीनों? अब अपनी बुक उठाओ, ये 2 पार्ट, तीनों, बल्कि अगर टाइम है तो तीनों पढ़ लेंगे, नहीं तो 2 तो पढ़ेंगे ही। इसमें देखो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन होंगे आपके। स्टार्टिंग में देख लो कौन सा चैप्टर है ये? हाँ, ये चैप्टर है आपका 5वां, 48 पेज पर, 48 पेज पर, सामाजिक और धार्मिक। आज भी इंडिया में 2 तरह की चीजें अगर सुधर जाएं, क्या क्या? एक तो समाज में चेंजेस आ जाएं और एक धर्म में, तो अपने आप देश आगे बढ़ेगा। समाज में चेंज कब आएगा? जब लोग शिक्षित होंगे, शिक्षा की इंपॉर्टेंस समझेंगे। और धर्म अपने आप अच्छा हो जाएगा अगर शिक्षा लिए हुए लोग हैं। अब कहाँ पढ़े लिखे लोग लड़ते मरते हैं? ज्यादातर जो धर्म के नाम पे लड़ते मरते हैं वो बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं। और आप उनसे पूछ लो ना भाई क्यों लड़ रहे हो, तो नहीं पता। किसी ने पैसे बांटे थे बस्ती में आके और कहा था डंडे लेके चलना है तो हम चल पड़े। ये नहीं पता होता लड़ क्यों रहे हैं। कई बार ऐसा देखा ना, वीडियोज में पूछते हैं तो कुछ नहीं पता होता, बस भीड़ का हिस्सा बन के चल पड़ते हैं। ये यही तो कहा करते थे कि अगर शिक्षा बांट दोगे तो समाज, लोगों के बीच में, तो समाज और धर्म अपने आप सुधर जाएंगे। देखो पहला पॉइंट, भारत में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण शब्द क्या बताता है? दोबारा से जागना। क्या इंसान को बार बार जागना पड़ता है? हाँ, अभी भी दोबारा जागना है। ये 2023 में जो तुम्हारी जरूरत है ना, वो सच में यही है दोबारा, कि समाज और धर्म दोनों में लोगों का बुद्धि का विकास दोबारा से हो। टाइम टू टाइम आपको दोबारा से लोगों को जगाना पड़ता है। और जगाने का हथियार क्या है हमारे पास? अंबेडकर जी ने भी यही बात कही थी, राजा राम मोहन रॉय ने भी यही बात कही, यही गांधी ने कही थी, यही आज तक है। हमेशा समाज और धर्म को बार बार जगाना पड़ता है, इनमें जंग लग जाता है। देखो पहला पॉइंट,
बातचीत कोई ना करे, देखते चलो, किताब नहीं है साइड वाले की किताब में से देख लो, बातें मत करो, बातें किसी काम नहीं आनी। देखो पहला पॉइंट, 18वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण के युग की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण आपके यहाँ से पहले कहाँ आया था? यूरोप में। यूरोप को थोड़ा सा सुन लो, पूरी धरती पर राज करने वाले लोग, सारे लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूरोप से। ये पता है ना हमें? छुटकू सा है यूरोप, एक बार बोर्ड पे देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप है। इन सब में सबसे ज्यादा जमीन इसके पास है, एशिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। इन सबके पास जमीनें बड़ी छोटी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिसके पास छोटी सी जमीन है, इसके देश इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा हैं और ये क्रिएटिव हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने पूरी धरती पर राज किया है, चाहे वो आपके एशिया की बात कर ले, चाहे वो अफ्रीका की बात कर ले, चाहे अमेरिका की। ये फ्रांस और ब्रिटेन ही दुनिया में, जर्मनी, इटली ही ऐसे देश हैं जिन्होंने पूरी धरती पर राज किया हुआ है। इन्होंने ढेरों उपनिवेश, ढेरों कॉलोनीज बनाई थी। तो यहाँ पे ना एक समय ऐसा आया जब अति हो गया पैसा, बहुत पैसा हो गया। जब पैसे की अति हो जाती है ना, तो कई बार आदमी सो जाता है। सोने का मतलब वो सोचता है बस मेरे पास इतना पैसा है, मैं जिंदगी भर ऐश करूं। वो काम नहीं करता, वो मेहनत करनी छोड़ देता है। ऐसा ही यूरोप के लोगों के साथ हुआ। इन लोगों ने मेहनत करनी छोड़ दी जब खूब पैसा आ गया 11वीं 12वीं शताब्दी में, और इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, खूब पैसा है, इसको इस्तेमाल करें, जिंदगी जीने के लिए मिली है, मजे करने के लिए, हम क्यों टेंशन लें, हम कहीं कहीं जाएं और कॉलोनियां बनाएं और फिर अपना यात्राएं करें फालतू की। इन लोगों ने शराब पीना, सब गंदगी, और इसमें उतर गए लोग, अपनी लाइफ को बिल्कुल स्पॉइल कर लिया। पैसा है, लेकिन अगर आपको लाइफ मिली है तो लाइफ को भी तो जीना सीखना चाहिए ना। धीरे धीरे यहाँ कुछ लोगों को फील हुआ कि यार क्या हो गया समाज को, ना कोई क्रिएटिव रहा, ना कोई कहानियों की बातें करता, ना कोई कविताएं लिखता, ना कोई म्यूजिक की बात करता। सब लोग बस अपना जीवन मशीनी बना के कि बस अपना जीना है और चले जाना है, जीना है चले जाना है, जिंदगी को काट रहे हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ कहा कि हमें कुछ अलग हटके करना है। अगर आपने सुना हो, डिवाइन कॉमेडी एक किताब लिखी गई थी दांते नाम के एक बहुत बड़े फेमस आदमी ने। इटली में एक शहर था फ्लोरेंस, यहाँ से दोबारा लोगों ने कहा नहीं, हम ये जिंदगी नहीं जिएंगे, हम नया कुछ करेंगे। पेंटिंग्स बनाने लग गए, कविताएं गाने लग गए, और उस शराब और गंदगी को छोड़ के वापस लाइफ कैसे अच्छी बनाई जाए इस बारे में बात करने लग गए। इसी को कहा जाता है यूरोप में लोग दोबारा से जागे। तो पुनर्जागरण कहाँ से स्टार्ट हुआ? यूरोप से। इसमें कई सदियां लगती हैं, एक दिन में ऐसा नहीं आज सब जाग गए, कई सदियां लगी, लेकिन लोग जाग गए। फिर दोबारा ये लोग अपनी नाव लेके कहीं कहीं यात्राएं करने लगे। उसी सीरीज में 1492 में इन्होंने अमेरिका का रास्ता खोज लिया। कोलंबस का नाम सबने सुना है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने अमेरिका का रास्ता ही तो खोजा था। 1492 में क्रिस्टोफर ने किसका रास्ता खोज लिया? अमेरिका। और एक आदमी चल के 1498 में भारत तक पहुंच गया। पुर्तगाली था ना, वास्को डी गामा, तो ये पुर्तगाल, ये कोलंबस और ये सब, इन सब के देश यही तो है यूरोप में। तो यूरोप धीरे धीरे जागने लगा। इसी को क्या नाम दिया जाता है? यूरोप का पुनर्जागरण। इसको इनकी भाषा में रिनेंसा कहा जाता है। पेपर में रिनेंसा वर्ड आएगा और तुम्हें पढ़ना नहीं आएगा, फिर तुम वहां फंस जाओगे। तो रिनेंसा का मतलब ये होता है पुनर्जागरण। ये एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें लोग क्रिएटिव बनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छे काम करते हैं, जिंदगी को तबाह नहीं करते, जिंदगी को जीना सीखते हैं। वही बता रहे हैं, यहाँ लिख लो ये। इसको इंग्लिश में देखो, पहली लाइन में रिनेंसा की स्पेलिंग देखो क्या लिखा है, रिनेंसा इरा। तो रिनेंसा इरा मतलब पुनर्जागरण का युग। इंग्लिश में भी टिक कर लेना, रिनेंसा कई बार हिंदी में लिख के पूछ लेते हैं कि कहाँ आया था सबसे पहले। तो रिनेंसा मतलब पुनर्जागरण, कहाँ आया? यूरोप में। यहाँ लिख लो कब से कब तक आया ये, 14 से 17 सेंचुरी के बीच में सबसे ज्यादा लोग घूमे थे। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। शताब्दी पता है आगे बोली जाती है? 14वीं शताब्दी का मतलब कितना हुआ? 1300 कुछ, और 17वीं का मतलब 1600। तो लगा लो 1400 से 1600 के बीच में सबसे ज्यादा यात्राएं हुई, इसलिए खोज भी ज्यादा हुई, नए नए देश खोजे गए थे। चलो आगे पढ़ना। तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण के युग की शुरुआत हुई। पहले ही हो गया, 14 से 17 में हमने लिख लिया। तर्कवाद और अन्वेषण। तर्कवाद होता है तर्क करना, किसी बात पे सही और गलत को आंख बंद करके ना मानना, उसको रैशनल तरीके से देखना। और अन्वेषण होता है खोज। तो ये साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप हुआ कहाँ के लोगों में? यूरोप। पहले क्या था ये? सुकरात, तुम्हें पता है सुकरात, सॉक्रेट्स, एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स। क्या खास बात है? प्लेटो, एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, 3 सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जो धरती पर पैदा हुए बहुत पुराने जमाने में। आज इंटेलिजेंट होना नॉर्मल बात है, क्योंकि आज साधन है, आज किताब है, आपके पास गूगल है, कोई भी वर्ड भरो तुरंत उसकी सारी बातें आ गई। लेकिन जबकि मैं बात कर रही हूँ, कोई किताबें नहीं थी उस जमाने में कि पढ़ के इंटेलिजेंट बन जाए। उस टाइम कुछ अलग हटके सोचना बहुत बड़ी बात थी, कल्पना करना। तो उस जमाने में एक आदमी था सुकरात, एक आदमी था प्लेटो, और एक आदमी था अरस्तु। अरस्तु को एरिस्टोटल बोलते हैं, प्लेटो प्लेटो ही है, और सॉक्रेट्स बोल देते हैं हम हिंदी में सुकरात। ये तीनों महा इंटेलिजेंट लोग थे, बहुत तेज दिमाग। ये पढ़ाई लिखाई वाले नहीं, देश दुनिया की समझ रखने वाले, लाइफ को सोचने वाले, ये तीनों फिलोसोफर थे। और सुकरात जो उस जमाने में बहुत इंटेलिजेंट और अलग हटके बात करता था, इसने सबसे पहले कहा था धरती गोल है। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि आप सब बचपन में पढ़ते आए कि लोग पहले मानते थे कि धरती चपटी है, और अगर हमने यहाँ से चलना शुरू किया और अगर हम चलते 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 गए तो एक दिन जाके हम धरती से नीचे गिर जाएंगे। पहले लोग ऐसा मानते थे, इसलिए ट्रेवल नहीं करते थे
कहते हैं नहीं भैया ट्रैवल करते करते कहीं गिर गए तो। ये तो बाद में किसने बताई ये बात कि धरती गोल है? सुकरात। तभी तो खोज करेंगे जब ऐसे ऐसे लोग धरती पर पैदा हुए। लोगों को फील होता था थोड़ा सा आगे गए तो नीचे गिरेंगे, इसलिए लोग ना तो घरों से ज्यादा बाहर जाते थे, एक एरिया में सिमट के रहा करते थे। सुकरात ने जैसे ही कहा धरती गोल है, अगले दिन बारिश स्टार्ट हो गई। ये मैंने शायद आपको बताया भी हो, 3 दिन तक इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। आज आप देखो कितना एडवांस्ड है। आज आप भर दो वेदर एट किसी भी शहर का नाम, भाई वेदर एट सोनीपत, वेदर एट नालंदा, तो तुरंत आपको हर घंटे का पता है अगले घंटे बारिश होगी। अभी बारिश का मौसम है लेकिन अभी होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास साइंटिफिकली सारी चीजें सामने आ गई, इतना दिमाग विकसित। लेकिन उस जमाने में लोग इतने बेवकूफ थे कि जब सुकरात ने कहा कि धरती गोल है, अगले दिन बारिश स्टार्ट हुई। क्या पता वहां कोई इस तरह के चक्रवात बने हो। वो बारिश 3 दिन चली, इतनी धुआंधार बारिश थी कि सब कुछ डूबने लग गया। अब लोग वहां से हिलेंगे नहीं, क्योंकि मन में क्या है कि धरती पे से गिरेंगे हम, तो वहीं बैठे रहे। वो पानी भरता गया भरता गया, फिर बोले इसकी वजह से हो रहा है ये, क्योंकि इसने क्या कह दिया कि धरती गोल है। तो बोले इसको कहा कि तूने गलत बोल दिया, भगवान गुस्से में आ गए। इसने कहा भैया भगवान नहीं होते हैं, और धरती ना साइंटिफिकली मैं प्रूव कर सकता हूँ कि गोल है। तो बोले अच्छा तूने बड़ी धरती नापी है और तू इस बात को वापस ले ले। इसने कहा मैं वापस नहीं लूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं 100% श्योर हूँ धरती गोल है। तो कहा कि नहीं, तेरी वजह से सब नहीं मर सकते, तू धरती पे जब तक रहेगा तब तक भगवान जो है हमें माफ नहीं करेगा, या तो तू मरेगा या तो अपनी बात से फिरेगा। इसने कहा मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि धरती गोल है। और 3 दिन की लगातार बारिश जब नहीं रुकी, तो चौथे दिन इसको जहर का प्याला दिया गया कि आज या तो इसको पी ले या तो फिर बदल जा अपनी बात से। इसने सच बात है, इसने जहर का प्याला पी लिया, ये आदमी मर गया इंस्टेंट, वहां खड़े खड़े इसकी डेथ हो गई। कितना इंटेलिजेंट आदमी, इन बेवकूफ लोगों ने मार डाला सिर्फ इस बात पे कि इसने क्या कह दिया था कि धरती गोल है। आज ऐसा सब कहते हैं, लेकिन आज ये बात प्रूव हो गई। ये पहला दार्शनिक था जिसने इतनी हिम्मत दिखाई। इसकी टक्कर में तुम्हारे देश में भी एक इंटेलिजेंट आदमी था, वो महाराष्ट्र में पैदा हुआ था, इसीलिए उसको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। कौन है वो? कौन है महाराष्ट्र का सुकरात? महादेव गोविंद रानाडे। ये पेपर में आ जाता है, इसको सुन लो पहले। महादेव गोविंद रानाडे, ये भी अपनी बात पे बहुत सच्चे थे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी रानाडे कि इसके टाइम तक साइंस आ गया था, इनको ऐसे कोई मरना नहीं पड़ा, ये बहुत बड़े लीडर बने। तो महाराष्ट्र के महादेव गोविंद रानाडे को हम क्या कह देते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात, क्योंकि ये बहुत तेज दिमाग थे, बुद्धिमान थे। जैसे सुकरात यहाँ के नहीं है, ये सारे कहाँ के थे? ये सारे यूरोप के हैं, और ज्यादातर यूनान के दार्शनिक फेमस हैं। यूनान, जिसको आज आप एथेंस ग्रीस के नाम से जानते हैं ना, वो उस जमाने में यूनान हुआ करता था। आ गया समझ में ये? तो ये लोग हैं जिन्होंने धरती पे बहुत सारी बातें कही थी। देखो आगे अब क्या कहते हैं। अन्वेषण की भावना, तो खोज शुरू हुई थी, और खोज कब शुरू हुई? जब क्या पता चला कि धरती गोल है या नहीं है? है। उससे पहले तो हिलते नहीं थे, थोड़ी दूर जाके सोचते गिरेंगे बस, तो वापस आ जाते थे। फिर कहा कि नहीं धरती गोल है तो फिर जाएंगे यात्रा पर। आगे पढ़ो, 3rd लाइन देखना। जिस रास्ते पर चलकर यूरोप विश्व सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप बन सका, दूसरी ओर तत्कालीन भारत, अब उस टाइम पे हम क्या थे, अंडरलाइन करो, भारत अपने अंधविश्वास और कुरीतियों के कारण एक निश्चल क्या होता है? जो कुछ काम ही ना करे, एक जगह बैठ गया बस, और निष्प्राण, हमारे में कोई ऐसा नहीं कि नया कुछ करे, और पतनशील समाज का चित्र। तो जब ये लोग खोज कर रहे थे, घूम रहे थे, यात्राएं कर रहे थे, उस टाइम आप अपने घरों में सीमित बैठे थे, और आपको लग रहा था यार इंडिया में इतना पैसा है, हमें कमाने की जरूरत क्या है, यानी आप गलत रास्ता पकड़ रहे थे। आगे देखो, इसी समय बंगाल में, इसको टिक करना, सबसे पहली क्रांति की शुरुआत, मतलब लोगों का दिमाग कहाँ से खुला? बंगाल से। बंगाल अमीर इलाका था, और जो अमीर इलाका होता है ना, वो शिक्षा के लिए काम कर लेता है, क्योंकि शिक्षा के लिए स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, पैसा लगता है। तो बंगाल में सबसे पहले बने। पढ़ के देखो, इसी समय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कुछ बंगाली युवकों ने हिंदू धर्म और संस्कृति में विद्यमान बुराइयों और अंधविश्वास के प्रति घृणा का प्रदर्शन किया। कुछ पढ़े लिखे लड़कों ने क्या कहा कि क्या बकवास है, सती प्रथा और ये सब। इनमें सबसे बड़ा नाम किसका है? राजा राममोहन। उन्होंने ये बातें आगे बढ़ाई। अगला पॉइंट टिक करना, बंगाल के बुद्धिजीवियों में राजा राम मोहन रॉय, बहुत इंपॉर्टेंट। 2nd लाइन टिक करना, पहले बुद्धिवादी थे जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का, यानी विदेशियों के कल्चर का अध्ययन करते हुए उसके बुद्धिवादी और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों, धारणाओं, भावनाओं को आत्मसात किया। तो ये वो टिपिकल हिंदू वाले टाइप के आदमी थे, या विदेशियों की अच्छाइयों को भी सीखा? विदेशियों की। तभी तो इंग्लैंड गए होंगे जब अकल होगी, बुद्धि होगी, वरना उस टाइम के लोग क्या मानते थे? याद करो, 57 की क्रांति में सैनिक क्या मानते थे कि पानी क्रॉस करके जाने का मतलब है हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। ये कब की क्रांति की बात है? 1857। लेकिन ये आदमी तो कब एक्सपायर हो चुका? 1833। उससे पहले तो ये लंदन गया है। इसका मतलब इसका दिमाग विकसित था, और ये फालतू की इन बातों में कि पानी क्रॉस करने से धर्म भ्रष्ट होगा नहीं मानता होगा, तभी तो गया होगा ना ये। 1830 में लंदन जाने का मतलब आम जनता तो उसको पाप समझ रही है, और ये सोच रहा है कि नहीं, इसमें क्या लॉजिक है? तर्क की बात करता था ये आदमी। आगे देखो, पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन करते हुए बुद्धिवादी प्रजातांत्रिक सिद्धांत, धारणाओं, भावनाओं को। अगला पॉइंट टिक करना, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को भारत में राष्ट्रीय चेतना के पथ प्रदर्शक और आधुनिक भारत के निर्माता। इन लोगों के कारण आज तुम्हें लगता है लाइफ बहुत आसान है, लेकिन इन लोगों ने बहुत बहुत पंगे लिए उस जमाने के समाज से, क्योंकि तब लोग मानते थे कि धर्म भ्रष्ट हो गया, उसके घर नहीं जाते थे, फिर ना उसके घर का खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। तो सोचो उस कंडीशन में राजा राम मोहन रॉय ने कितना बड़ा रिस्क लिया था। आगे पढ़ना,
19वीं शताब्दी में, पहला पॉइंट कर लो, इसमें 3 पॉइंट दिए हैं, पहला टिक करना। अंग्रेजी शासन की स्थापना ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। जैसे जब अंग्रेज आते थे अधिकारी, तो इनमें से जो ऊंचे रैंक के अधिकारी थे, इनकी वाइफ भी तो आती होंगी ना इनके साथ, तो उनको देख के फिर हम इंडियंस को लगा कि अगर ये अपनी औरतों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, हर जगह पार्टीज में लेके जाते हैं, इनकी औरतों को कितना खुला माहौल मिला हुआ है, तो हम क्यों अपनी औरतों को घर में दबा के रखते हैं। यानी देख के सीखना, ये कुछ लोगों का तो गुण होता ही है ना, कि भाई मैं अगर देखें इन लोगों को, तो ये इतने समझदार थे कि अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को, अपने घर की औरत को बहुत इज्जत से देखते थे, इज्जत दिया करते थे, और ये इस बात को बुरा नहीं मानते थे कि हमारी वाइफ या हमारी बेटी पार्टीज में जा रही है और हमारी बराबरी पे वो भी हंस रही हैं, वो भी अपनी लाइफ को जी रही हैं। जबकि हम इंडियंस क्या थे कि अपने घरों में अपनी महिलाओं को सीमित कर दिया, तो उससे हमारा थोड़ा दिमाग खुला, इसलिए स्त्री शिक्षा की बात उठेगी, इसलिए राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा को बैन करने की बात करें, क्योंकि ये देखते थे कि अंग्रेज बहुत लॉजिकली बातें सोचते और करते हैं। ये टिक कर लो। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ये बदला हमारा। परिणाम स्वरूप बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी, हमें नॉर्मल लगने लगा। नेक्स्ट टिक करना, प्राच्यवादी। अच्छा, एक पॉजिटिव बात पता है क्या हुई, कुछ अच्छे अंग्रेजों ने भी ये बात कही कि इंडियंस बहुत अच्छे देश में रहते हैं और इस देश को तो दुनिया सलाम करे, इतने इंटेलिजेंट थे लोग। इन लोगों को कहते हैं प्राच्यवादी। प्राच्यवादी मतलब जो यूरोप से संबंधित हो, ठीक है, जो यूरोप से संबंध, ध्यान से देखो, प्राच्यवादी कहाँ के लोग हैं ये, यूरोप के। अब यहाँ के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो राइटर हैं वो आपकी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे एक आदमी है जेम्स प्रिंसेप, इसने पता है क्या किया था, जेम्स प्रिंसेप ने हमारे सम्राट अशोक की चट्टानें पढ़ी थी। वो हमसे पढ़ी नहीं गई, हम इंडियन से, हम तो भूल गए, पता नहीं क्या लिखा उसने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जेम्स प्रिंसेप ने आपके इंडिया के ग्रेट किंग जो अशोक थे, सम्राट अशोक, इन्होंने 14 बड़े शिलालेख लिखवाए, पूरे पूरे पहाड़ों पे पता नहीं क्या क्या लिखवाया। हम तो भूल गए पढ़ना। क्यों भूल गए? क्योंकि हमारी लैंग्वेज बहुत चेंज हुई। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर धीरे धीरे संस्कृत से हिंदी बनी और ढेर भाषाएं। तो हमने पुराना वो ज्ञान वहीं छोड़ दिया और हम तो पता क्या करते हैं, उनको मिटा भी आते थे। एक पत्थर लेके और यूं घिस दिया कि किसी को दिखे ही ना कि क्या लिखा है। हमें उतनी समझ थी नहीं। ये विदेशी आया और इसने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी कोई अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, और इतनी बड़ी बड़ी चट्टान पर लिखवाने का मतलब पैसे वाला आदमी रहा होगा। फिर उसने वो सब जैसे लिख के देखा और आइडिया लगाया कि इसका क्या मतलब रहा होगा। एक एक अक्षर के ऊपर काम किया और सोचो जो तुम्हारे देश में लिखी भाषा है वो तुम्हें नहीं आती, लेकिन एक विदेशी ने उसको पढ़ के कामयाबी हासिल की। क्या नाम था इस आदमी का? जेम्स प्रिंस। तो अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, जो तुम आज अशोक के बारे में पढ़ते हो ना, वो इस आदमी के कारण पढ़ते हो। इसके अलावा बहुत सारे विदेशियों ने, जैसे मैक्स मूलर था जर्मनी का, इसने ये कहा कि इंडिया में जो आर्य थे ये ग्रेट पीपल थे, ये बहुत महान थे और इनका कल्चर बहुत बढ़िया था। तो इन सबको पढ़ के हमें प्राउड होता कि देखा हम कितने बढ़िया देश में रहते हैं। अपने आप नहीं पढ़ा, इनका पढ़ के हमें लगा हाँ बहुत बढ़िया। तो विदेशियों ने जब ये बातें कही तो आपको कहीं ना कहीं एक मोरल बूस्टअप होता है कि हम तो भैया ऐसे देश में रहते हैं, ये वैसे हमें बेवकूफ कहते हैं। देखो ये भी तो है, ये कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत आगे है, इसलिए हमारा दिमाग थोड़ा सा खुल गया। पढ़ के देखो। तो प्राच्यवादियों द्वारा भारत के अतीत को वैभवशाली बताए जाने से जागृति आई। प्राच्यवादियों के नाम टिक करना। सर विलियम जोन्स, इसने एक सोसाइटी बनाई थी, एशियाटिक सोसाइटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो यहाँ, ये लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से लिखना, इंपॉर्टेंट में है ये। एक सोसाइटी जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक, ये बहुत ज्यादा आती है पेपर में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स, विदेशी है ये। इसमें फिर बच्चे पढ़ते थे आके। नेक्स्ट करना, जेम्स प्रिंसेप, इसने क्या पढ़ा हमारा? अशोक के शिलालेख। लिख लो यहाँ, अशोक के शिलालेख। तो राजा हमारा, लेख हमारे, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं पढ़ने की, विदेशी ने पढ़ दिया वो। अशोक के शिलालेख। इससे एक बात और पता चलती है कि धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई समाज से गायब हुई होगी। जब अशोक ने लिखवाए होंगे ये, तो उस जमाने में लोगों को पढ़ने भी तो आते होंगे ना, ये जिसने लिखा होगा उसके आसपास कुछ लोगों को। फिर धीरे धीरे अगली पीढ़ी को पढ़ना ही नहीं आया वो, फिर उससे अगली पीढ़ी, फिर हम भूल ही गए, फिर हमें पता ही नहीं चला कि ये क्या लिखा है। जैसे आज ये किताबें हैं, हम अपनी अगली पीढ़ी को यही तो अक्षर पढ़ाते हैं, A to Z, क से ग, ये अगली पीढ़ी को पढ़ाते जा रहे हैं। सोचो जो अशोक ने लिखवाया उस पीढ़ी के लोगों को वो थोड़ा बहुत पढ़ना आता होगा, कुछ लोग जो पढ़ना जानते होंगे। अगली पीढ़ी में वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और जब ऐसे कई 100 साल बीते तो लोगों को पढ़ना ही नहीं आता, कोई अक्षर ही नहीं पता। फिर किसने अक्षर आइडिया लगाया? वो विदेशी ने। इस विदेशी ने एक एक अक्षर सोचा कि ये क्या लिखा होगा, तब आइडिया लगाया। आगे पढ़ लो। एक मैक्स मूलर लिखा है, यहाँ लिख लो, जर्मन इतिहासकार था ये। इसने आर्यों के ऊपर बहुत काम किया। लिख लो यहाँ, आर्य, वैदिक सभ्यता। आगे पढ़ना, ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा यह दुष्प्रचार कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार से ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का संवर्धन होगा, भारतीयों में अपने धर्म के प्रति विश्वास जागृत किया। कौन सा धर्म हमारे ऊपर थोपा जा रहा था? ईसाई। क्योंकि कौन चाहता था कि हम ईसाई बन जाएं? BEIC। वो सती प्रथा बैन करवाने का लॉजिक ही ये था पहले गोवा में, कि हम ईसाई बन के इनके साथ शादी ब्याह करके और फिर यहाँ इनकी पॉपुलेशन बढ़े। चलो बाकी अब पढ़ेंगे मंडे को।